तो वैसे स्मॉल प्रोडक्शन आइटम जिसको स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, उसको बनाने के लिए हम लोग आइसोस्टेटिक प्रेसिंग का इस्तेमाल करते हैं। पहले भी हमने कास्टिंग प्रोसेस पढ़ चुके हैं, प्लास्टिक फॉर्मिंग पढ़ चुके हैं। प्लास्टिक फॉर्मिंग के अंदर एक्सट्रूशन और जिगर जॉली पढ़े थे, फिर प्रेसिंग पढ़े थे, और प्रेसिंग में भी नॉर्मल प्रेसिंग पढ़े थे। तो ये सब पढ़ने के बाद आज हम लोग आइसोस्टेटिक्स प्रेसिंग पढ़ने जा रहे हैं। ये आइसोस्टेटिक प्रेसिंग क्या होता है इसको पढ़ेंगे। तो आइसोस्टेटिक प्रेसिंग का मतलब है कि हम जो बॉडी बनाना चाह रहे हैं उस बॉडी के चारों साइड यूनिफॉर्म प्रेशर लगे। ऐसा एक हो क्या रहा था, इससे पहले जो प्रेसिंग मेथड्स हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें मोल्ड होता था, मोल्ड के ऊपर हम लोग किसी प्रेशर मशीन से प्रेस को अप्लाई करते थे। तो होता क्या था कि उसके सरफेस के ऊपर प्रेशर लग पाता था। ये मान लो मोल्ड है, मोल्ड के अंदर रख दिए, प्रेशर अप्लाई किए, तो ये जो टॉप सरफेस है सबसे ज़्यादा प्रेशर टॉप सरफेस पे होता था। साइड में और बॉटम में जो है उतना प्रेशर नहीं हो पाता था। सबसे ज़्यादा प्रेशर जो होता है वो टॉप सरफेस पे होता था। तो उस केस में होता क्या था कि टॉप सरफेस तो अपने डेंसिटी को अचीव कर लेता था, बट यहाँ का इस पोर्शन, ये पोर्शन और बॉटम का जो पोर्शन होता था वो उस डेंसिटी को अचीव नहीं कर पाता था। तो हमें कई ऐसे प्रोडक्ट चाहिए होता है कि जो थ्रू आउट द बॉडी हाईली डेंस हो, थ्रू आउट द बॉडी हाईली डेंस हो। तो हमें क्या उस समय चाहिए होगा कि बॉडी के चारों साइड जो है यूनिफॉर्म प्रेशर जनरेट करना होगा, तभी थ्रू आउट द बॉडी जो है यूनिफॉर्म डेंसिटी को अचीव कर पाएगा। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, आइसोस्टेटिक प्रेसिंग का यूज़ करते हैं। तो इस प्रेसिंग मेथड में क्या करते हैं, हम लोग एक फ्लेक्सिबल इन्वेलप लेते हैं या रबर का एक मोल्ड लेते हैं, उसके अंदर ग्रानुलेटेड मटेरियल को डाल देते हैं। जो हमने ग्रानुलेशन का जो तरीका सीखा था वेट प्रोसेस और ड्राई प्रोसेस के माध्यम से, उससे जो मटेरियल या मिक्सचर तैयार होता है हम लोग डाल देते हैं और उस इन्वेलप को कंप्लीटली सील्ड कर देते हैं। सील करने के बाद उस इन्वेलप को हम लोग किसी लिक्विड में डालते हैं। लिक्विड में डालने के बाद जनरली हम लोग ग्लिसरीन का यूज़ करते हैं या थोड़ा विस्कस लिक्विड का यूज़ करते हैं। उसके बाद उस लिक्विड के ऊपर प्रेशर को लगाते हैं। लिक्विड क्योंकि लिक्विड है, लिक्विड के ऊपर जब प्रेशर लगाते हैं तो वो जो है पूरे इन्वेलप में चारों साइड जो है यूनिफॉर्म प्रेशर जनरेट करता है, क्योंकि हम जो है प्रेशर लिक्विड एक माध्यम के थ्रू लगा रहे हैं। और उस लिक्विड के तौर पे हम लोग हॉट गैस का भी यूज़ कर सकते हैं। किसी चैम्बर में गैस को भर देंगे, वहाँ पर उस इन्वेलप को डाल देंगे, फिर उसको गैस को हीट कर देंगे, तो हॉट गैस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हॉट गैस का जब हम लोग यूज़ करते हैं उस लिक्विड के बदले, तब हम लोग उसको हॉट आइसोस्टेटिक प्रेसिंग कहते हैं। चूँकि इस प्रेसिंग के माध्यम से क्या होता है कि जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है चारों साइड बॉडी के यूनिफॉर्म अप्लाई हो रहा है, तो एवरी पार्ट बॉडी का जो प्रत्येक पार्ट होता है चारों साइड जो है वो सेम डेंसिटी अचीव कर पाएगा। और पर्टिकुलरली इस प्रोसेस का यूज हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ पे हमारा जो आइटम्स या बॉडी को फैब्रिकेट करना वो स्मॉल साइज का हो और कोई भी ओरिएंटेशन प्रीफर्ड किया हुआ नहीं हो। हम जानते हैं कि जैसे आपने क्ले को देखा तो क्ले 2 डायमेंशनल शेप के स्ट्रक्चर होता था। क्ले क्योलिन का जो स्ट्रक्चर था 2 डायमेंशंस का होता था और तीसरे जो डायमेंशन में एक लेयर जुड़े होते थे। तो यदि हम उस डायमेंशनल वाली चीज़ों को, उस ओरिएंटेशन वाली चीज़ों को छोड़ दें, कोई हमारा उससे किसी डायरेक्शन को पर्टिकुलरली हम प्रीफर ना करें, तब इस केस में हमारा डेंसिटी अचीव हो पाता है। और साथ ही साथ इस मेथड से हम लोग जो बॉडी को बनाते हैं उसमें वार्पिंग डिफेक्ट और क्रैकिंग जो है फायरिंग के दौरान फॉर्म नहीं होता है, क्योंकि जो प्रेसिंग है वो यूनिफॉर्म हुआ रहता है।
कहीं कम और कहीं ज़्यादा प्रेसिंग होगा, तभी चांसेस होगा डिफेक्ट पैदा होने का, तभी बॉडी को आसानी से टूटने का चांसेस होगा। लेकिन क्योंकि प्रेशर बहुत यूनिफॉर्म है तो फायरिंग और ड्राइंग के दौरान कोई भी वार्पिंग और क्रैकिंग के चांसेस नहीं रहते हैं। तो ये था इस प्रोसेस का प्रॉपर्टी। दूसरा चीज़ है कि इस प्रोसेस का एडवांटेज क्या है दूसरे जो प्रेसिंग मेथड से थे उसके अलावे। तो इस प्रेशर के इस प्रोसेस के माध्यम से हम लोग ऐसे ग्रानुलेशन को प्रेस कर सकते हैं जिसमें नो वाटर कंटेंट और कोई बाइंडर का एडिशन नहीं कर पाए। वैसे भी मटेरियल को हम लोग प्रेस करके हार्ड और डेंस फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जो कि वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है या किसी बाइंडर के साथ रिएक्ट कर सकता है। हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं रह जाते हैं, हम को तो वाटर मिक्स नहीं कर सकते, तो हम लोग इस मेथड्स को अपनाते हैं। दूसरा जो है कि क्योंकि इसमें जो प्रेशर अप्लाई करते हैं बहुत हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं और चारों तरफ जो है यूनिफॉर्म प्रेशर अप्लाई होता है, तो ये क्या करता है कि जब इसको हम लोग फायर करते हैं तो श्रिंकेज भी कम होता है, क्योंकि डेंसिफाई ऑलरेडी हो चुका है प्रेसिंग के दौरान, हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किए, तो श्रिंकेज भी कम होता है और इसका मैच्योरिंग टेम्परेचर भी कम होता है। जो फायरिंग करते हैं हम लोग सिंटरिंग के लिए या डेंसिफिकेशन के लिए, वो कम टेम्परेचर पे कंपैरेटिवली फायर करना होता है, कम टेम्परेचर पे फायर करना होता है। और जो स्मॉल पीसेस हम लोग इस प्रोसेस से बनाए हैं, क्योंकि थ्रो आउट डेंसिटी यूनिफॉर्म है, तो ये वार्पिंग और क्रैकिंग को रिड्यूस करता है। जो सरफेस पर का डिफेक्ट होता है, वार्पिंग डिफेक्ट और क्रैकिंग डिफेक्ट, इसको रिड्यूस करता है। इस प्रोसेस का डिसएडवांटेज ये होता है कि इस प्रोसेस से हम लोग कोई बनाते हैं बॉडी को, तो क्योंकि फ्लेक्सिबल इन्वेलप होने के कारण इसका जो आउटर सरफेस होता है वो एक्यूरेटली फॉर्म नहीं हो पाता है। एग्जैक्ट जैसा हम फॉर्म करना चाहते हैं वो फॉर्म नहीं हो पाता, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है फॉर्म करना, क्योंकि ये हमारा जो इन्वेलप है वो फ्लेक्सिबल है। नेक्स्ट क्या होता है कि इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हम लोग प्रेशर का अप्लाई कर रहे हैं, तो वैसा इन्वेलप बनाना जो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर को सस्टेन कर पाए वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। वैसा इन्वेलप बनाना जो कि वैसा मोल्ड बनाना जो कि बहुत हाई प्रेशर को सस्टेन कर पाए, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। लेकिन हमने पहले ही कहा था कि कई सारे क्रिटिकल आइटम्स होते हैं जिसको हम लोग इस प्रोसेस से बनाते हैं, या कई सारे स्पेशल आइटम्स होते हैं जो हम लोग इस प्रोसेस से बनाते हैं। तो इस प्रोसेस से बनाने वाले आइटम्स जो है वो है स्पार्क प्लग, जो कि आप लोग देखते हैं कि ऑटोमोबाइल्स में यूज़ किया जाता है, गाड़ियों में यूज़ किया जाता है। स्पार्क प्लग है, ग्राइंडिंग मीडिया है। ग्राइंडिंग मीडिया हम लोग बॉल के मिल या पॉट मिल बहुत सारे पढ़े हैं, उसके अंदर ग्राइंडिंग मीडिया डाला जाता है। तो ग्राइंडिंग मीडिया की डेंसिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यदि वाटर का यूज करेंगे किसी प्रोसेस के दौरान तो वो पोरस फॉर्म करता है, वाटर इवेपोरेट होता है और वहाँ पे पोर जनरेट करता है। तो इसीलिए हम लोग इस प्रोसेस का यूज करते हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमम डेंसिटी को अचीव करना है। साथ ही साथ ग्राइंडिंग बॉल्स का फैब्रिकेशन भी हम लोग इस मेथड से करते हैं। और कई सारे प्रोडक्ट हैं जो कि सिंटर्ड एल्युमिना के माध्यम से बनाया जाता है, उसको भी बनाने के लिए हम लोग आइसोस्टेटिक प्रेसिंग का यूज करते हैं। सिंटर्ड एल्युमिना जो होता है वो ऐसा एल्युमिना पाउडर होता है जिसको कि हम लोग बहुत हाई टेम्परेचर पर बर्न करके उस पाउडर को बनाते हैं। आप लोग बेयर्स प्रोसेस से पढ़े होंगे एल्युमिना को बनाने के लिए, तो उसमें नॉर्मली जो है लो टेम्परेचर अबाउट 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लोग कैल्सिनेशन करते हैं, बट सिंटर्ड एल्युमिना जो होता है वो मेल्टिंग टेम्परेचर से थोड़ा कम टेम्परेचर तक हीट किया जाता है। तो वैसे
एल्यूमिना को का डेंसिफिकेशन कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तब हम लोग इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत हाई प्रेशर अप्लाई कर चुके हैं, तो पहले ही डेंसिफिकेशन हो गया है, तो फायरिंग के टाइम में बहुत कम ही डेंसिफिकेशन होता है, क्योंकि ऑलरेडी हम उसका थ्योरेटिकल डेंसिटी का बहुत ज़्यादा तक अचीव कर चुके होते हैं। तो ये था इस प्रोसेस का ब्यूटी कि हम लोग बहुत सारे क्रिटिकल प्रोडक्ट्स को बना सक रहे थे। थैंक यू।